हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का तात्पर्य होता है विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब उद्योगों को नाश हो या उद्योगों का अंत हो जाए तो उसका हम विऔद्योगीकरण अर्थात डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात भारत के प्राचीन लघु और कुटीर उद्योगों का ह्रास होना शुरू हो गया, क्योंकि ब्रिटिश अपने उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते थे और उन्होंने अपने उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु क्या किया कि भारत के लघु और कुटीर उद्योगों का ह्रास करना शुरू कर दिया। तब जाकर उन्होंने भारत में अपना व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाया। तो उसी को आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि भारत में किस प्रकार लघु और कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ और उसके परिणाम स्वरूप जो विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, वह आगे जाकर क्या हुआ उसका, है ना। तो चलिए हम आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं कि भारत में हस्तशिल्प का विनाश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम था। प्राक ब्रिटिश आर्थिक जीवन का मुख्य विशेषता यह थी कि कृषि एवं हस्तशिल्प के मध्य संतुलन था। ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों तथा महत्वपूर्ण नगरों में शिल्पकारी एवं हस्तोद्योग विकसित अवस्था में थे। कैकबर्टन के अनुसार तीव्र बुद्धि, सूक्ष्म जानकारी एवं सृजनात्मक प्रतिभा के कारण भारतीय उद्योग पाश्चात्य देशों की अपेक्षा आगे बढ़े हुए थे। अपनी इसी श्रेष्ठ गुणवत्ता के कारण ही भारत में बने माल की विश्व मंडी में खपत थी तथा उसके व्यापार से लाभ उठाने के लिए विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के व्यापारी भारत की ओर दौड़ चल पड़े थे। वस्त्र उद्योग, धातुकर्म, शक्कर, नील, चमड़े के काम, लकड़ी के काम, हाथी दांत के काम, स्वर्ण एवं रजत आभूषण व अन्य वस्तुओं का निर्माण, शीशा, रागा, पारा, लोहा आदि का खनन और उनसे वस्तु निर्माण, रंगाई व काशीदागरी का काम आदि हस्तशिल्प व उद्योग उन्नत अवस्था में थे। कैकबर्टन का कहना है कि प्राचीन काल से औद्योगिक क्रांति तक आकर्षक तथा सुंदर वस्तुओं के लिए सारा संसार भारत का मोहताज था। भारत का यह औद्योगिक विकास पूर्णतया घरेलू उद्योगों पर आधारित था। इनमें भी सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक विकसित था। सूरत, चंदेरी, बुरहानपुर, मैसूर, जौनपुर, बनारस, ढाका आदि इसके प्रमुख केंद्र थे। इंग्लैंड में सूती वस्त्रों की मांग बहुत अधिक थी तथा कंपनी द्वारा भारत से ले जाए जाने वाले वस्तुओं में यह सबसे पहला स्थान रखता था। भारत का सूती वस्त्र उद्योग तथा
इंग्लैंड के बाजार में मांग के कारण वहां के रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योग को गहरा धक्का लग रहा था। अतः ब्रिटिश सरकार ने कानून के द्वारा इसके आयात पर रोक लगाने का फैसला किया। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में बंगाल में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के साथ ही कंपनी ने भारत के साथ व्यापार पर अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया। अपनी नई आर्थिक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कंपनी के अधिकारियों ने व्यापार से अधिक मुनाफा पर अधिक दर पर मुनाफा कमाने के लिए करना चाहा। मुनाफे की दर बढ़ाने का आशय उपाय यह था कि भारत से कम कीमत पर माल प्राप्त करना। इसी उद्देश्य से बंगाल के बुनकरों का बर्बर तरीके से उनका निर्मम शोषण किया गया। बुनकरों को बाध्य किया गया कि वे लोग केवल कंपनी के लिए कंपनी के द्वारा निर्धारित कीमत पर कंपनी के ही माल देंगे। ऐसा ना करने पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यह दृश्य केवल बंगाल में ही देखने को नहीं मिलता था। बंगाल के बाहर भी जहां कंपनी का नियंत्रण था, लगभग यही स्थिति पाई जाती है। इस तरह जब बुनकरों के लिए अपने शिल्प से जीविकोपार्जन के साधन जुटाना कठिन हो गया तो वे इस कार्य को छोड़ने लगे तथा भारत का विश्व प्रसिद्ध सूती वस्त्र उद्योग का ह्रास आरंभ हो गया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार ने देशी राजा रजवाड़ों को राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों ही रूपों में समाप्त कर दिया। देसी सामंती वर्ग के इस पतन का अर्थ था भारतीय नागरिक शिल्प के बाजार का संकुचित हो जाना। ये राजा रजवाड़े देश शिल्प के उत्कृष्ट एवं बहुमूल्य सामान के प्रमुख खरीदार थे। उनके ना रहने से मांग में कमी आई। उत्पादकों को मिलने वाला संरक्षण समाप्त हो गया और अंततः शिल्प का ह्रास हो गया। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश सत्ता की आर्थिक नीति अपने देशों के उद्योगों को संरक्षण देने तथा उनके प्रतिद्वंदी अर्थात भारतीय उद्योगों के प्रति भेदभाव की नीति अपनाने की हो गई थी। भारतीय हस्तशिल्प के विनाश में
इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1813 में भारत से व्यापार करने का अधिकार कंपनी के अतिरिक्त इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों को भी प्राप्त हो गया। ये नए व्यापारी भारत में बने माल को बेचकर धन कमाने के बदले इंग्लैंड में बने माल को बेचकर धन कमाने में अधिक रुचि रखते थे। उन्होंने भारतीय माल के व्यापार पर चोट कर उसके बाजार को संकुचित बना दिया। यह भारतीय हस्तशिल्प के विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण बना। भारत से माल लाने ले जाने के लिए केवल ब्रिटिश जहाजों का इस्तेमाल का फैसला स्टेशनरी के लिए केवल ब्रिटेन में बने कागजों का इस्तेमाल इंग्लैंड में भारतीय लोहे के निर्यात पर प्रतिबंध आदि नीतियों के चलते भारत के नौ परिवहन उद्योग, कागज उद्योग, लोहा गलाने के उद्योग आदि उद्योगों का ह्रास होना स्वाभाविक था। यहाँ तक कि रेल परिवहन का विकास भी शिल्प उद्योग के ह्रास के सहायक कारण बने, क्योंकि इन रेलों का विकास ब्रिटिशों ने भारतीयों के आवागमन एवं संचार साधनों के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपने व्यापार को समृद्ध बनाने के लिए किया। अर्थात रेलों के माध्यम से वे अपने इंग्लैंड में बने सस्ते सामानों को देश के अंदरूनी भागों तक भेजकर उससे से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रेल एवं संचार का जाल फैलाया। गाडगिल के अनुसार भारत की सांस्कृतिक दास्ता तथा नवोदित अभिजात वर्ग पर पाश्चात्य संस्कृति एवं विचारों का प्रभाव भी भारतीय हस्तशिल्प के विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण बना। पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में नवोदित बुजुर्गा वर्ग ने यूरोपीय मानदंड का खुले दिल से स्वागत किया। वे भारतीय वस्तुओं से घृणा करते थे। इसका कारण यह था कि यूरोपीय फैशन का अनुसरण प्रबुद्ध ज्ञानोदय का प्रमाण चिन्ह माना जाता था, जिससे भारतीय प्रबुद्ध वर्ग द्वारा ब्रिटिश फैशन का अनुकरण किया गया और इस कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास होना स्वाभाविक था और इससे देशी उद्योगों को विशेष नुकसान पहुंचा। भारत के हस्तशिल्प का विनाश एक त्रासदी के रूप में था। दरअसल इसका विनाश
उद्योगों के उदय के कारण नहीं हुआ था। अर्थात भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ, लेकिन उसके स्थान पर कोई नया उद्योग धंधा स्थापित नहीं किया गया। 1880 ईस्वी तक भारत के हस्तशिल्प लगभग समाप्त हो गए थे और उसका स्थान लेने के लिए किसी आधुनिक उद्योग की स्थापना नहीं हुई थी। इसका सीधा साधा अर्थ यह था कि भारत का अनौद्योगिकरण, जिसे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं, वह इस अनौद्योगिकरण से कृषि व उद्योग के सही संतुलन पर आधारित अर्थव्यवस्था का नष्ट हो जाना था। दरअसल भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग जो थे वे कृषि पर आधारित थे, जैसे सूती वस्त्र हो गया या चीनी उद्योग हो गया या फिर कई प्रकार के उद्योग थे जो कच्चा माल जो होता था वह कृषि से उत्पादित होता था और वे उन पर निर्भर करते थे और यहाँ के बनी वस्तुओं की विदेशों में काफी मांग थी। लेकिन ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद उन्होंने अपने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए और भारतीय उद्योगों का जमकर शोषण प्रारंभ किया। उन्होंने यह तय किया कि उनके द्वारा तय की गई कीमतों पर ही वस्तुओं को बेचा जाए और उनको माल दिया जाए, जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरह से नष्ट होने लगे। सॉरी। तो इस कारण से बहुत सारी जनसंख्या जो थी वह बेरोजगार होने लगी और इसी बेरोजगारी के कारण उन्होंने क्या किया कि उस जनसंख्या का, जो नई बेरोजगार जनसंख्या हुई, उन्होंने कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ा दिया। हमें यह स्मरणीय रखना चाहिए कि हस्तशिल्प के विनाश में ग्रामीण हस्तशिल्प का विनाश भी सम्मिलित था। इस विनाश ने गांव की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, उसे राष्ट्रीय तथा बाद में विश्वव्यापी मंडी या अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। इसके फलस्वरूप भारतीय किसान लगातार गरीबी और भुखमरी के शिकार हो गए और देश में पिछड़ापन, बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता आदि कुरीतियां तेजी से पांव पसारने लगी और इसका सीधा फायदा ब्रिटिशों को हुआ। उन्होंने भारत में न केवल भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया, बल्कि यहाँ से धन का निष्कासन भी प्रारंभ किया, जिससे भारतीय दिन प्रतिदिन दरिद्रीकरण के शिकार होते चले गए और इसका सारा जिम्मा ब्रिटिश अधिकारियों और उनकी नीतियों को जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में विऔद्योगिकरण, जो आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है, यह जो हुआ था यह 1880 के आसपास पूर्ण हो चुका था और इसका स्थान लेने के लिए कोई नए उद्योगों की स्थापना नहीं की गई थी। हाँ, रेलों का नेटवर्क या बैंकों या फिर डाकघरों का निर्माण अवश्य किया था, लेकिन यह पूरी तरह से विदेशी पूंजी थी और इस पूंजी से प्राप्त होने वाली आय का एक छोटा से छोटा अंश भी सीधा ब्रिटेन को भेज दिया जाता था। यहाँ इससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं प्राप्त होता था। हाँ, इन्हें थोड़ा अवश्य लाभ होता था कि वे रोजगार के रूप में इन ब्रिटिश संस्थानों में काम कर सकते थे और अपनी आजीविका का कुछ हद तक प्रबंध अवश्य कर सकते थे। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में विऔद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी वह लगभग 1880 ईस्वी तक पूर्ण हो गई और इसने भारत को निरंतर पिछड़ेपन, गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता और दरिद्रीकरण के द्वार पर लाकर छोड़ा। इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का विषय रोचक और काफी
सहज लगा होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या, शंका या सवाल है तो आप हमें हमारे कमेंट में उसे लिखकर भेज दें। हम यथाशीघ्र उन प्रश्नों का निष्पादन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी कामना के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद।